फरवरी 2024 वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के कौननगर एरिया में एक ऐसा क्राइम सामने आया जिसने पूरे इलाके को शॉक कर दिया। 8 साल का श्रेयांशु शर्मा अपने घर में अकेला था। जब उसकी कजन घर पहुंची और कमरे के अंदर गई तो उसके सामने एक ऐसा मंजर था जिसको देखकर वो घबरा गई। श्रेयांशु जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई गहरे चोट के निशान थे। उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी और उसके सर को कुचला गया था। श्रेयांशु को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। कमरे में हर तरफ खून फैला हुआ था और पास में एक किचन नाइफ भी पड़ा हुआ मिला। लेकिन क्राइम सीन पर एक और चीज ने इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान खींच लिया। कमरे के अंदर टीवी बहुत ही तेज वॉल्यूम में चल रहा था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि मर्डर के वक्त टीवी को फुल वॉल्यूम पर क्यों छोड़ा गया था। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर किसी ने जानबूझकर टीवी की आवाज को इतना ज्यादा बढ़ाया था कि ताकि श्रेयांशु की आवाज को दबाया जा सके। जब पुलिस ने पूरे क्राइम सीन को देखा तो उनको एक बात साफ नजर आ रही थी, ये कोई आम मर्डर नहीं था। हमला इतना वायलेंट था कि ऐसा लग रहा था जैसे किलर के अंदर बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। श्रेयांशु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जबकि उसके माँ बाप सदमे में थे और लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बेटे के साथ में ये सब कुछ किसने किया। उधर पुलिस ने भी बिना वक्त गवाए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एरिया के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए गए, कॉल रिकॉर्ड्स चेक होने लगे और हर उस इंसान की जांच होने लगी जो श्रेयांशु या उसके परिवार को जानता था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इन्वेस्टिगेशन का पहला बड़ा क्लू क्राइम सीन पर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से मिलने वाला था जो देखने में बिल्कुल मामूली लग रही थी। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जबकि उसकी मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में जॉब करती थी। ये परिवार देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था। पंकज और शांता की शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे और उनका एक बेटा था 8 साल का श्रेयांशु जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। बच्चे की मौत की खबर फैलते ही पूरा कौननगर सदमे में था। क्राइम सीन की जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स ने घर के हर एक कोने को ध्यान से चेक किया। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर्स की नजर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर गई। हैरानी की बात तो ये थी कि घर के अंदर कहीं भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। अगर कोई बाहर का आदमी आया था तो वो घर के अंदर कैसे घुसा? अब ये सवाल पुलिस के सामने खड़ा था। जांच आगे बढ़ी तो एक और बात सामने आई कि घर के अंदर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ था। न ही तो घर के अंदर से कोई कैश गायब हुआ था और न ही कोई लूट मार के निशान मिले। इसका मतलब साफ था कि ये मामला कोई रॉबरी का नहीं लग रहा था। घर के अंदर एक पेट डॉग भी था। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक वो जब भी किसी अनजान इंसान को देखता था तो तुरंत भौंकने लगता था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मर्डर के वक्त किसी ने भी उस डॉग के भौंकने की आवाज को नहीं सुना था। अब यहीं से इन्वेस्टिगेशन एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि अगर घर के अंदर कोई अजनबी आया ही नहीं था तो फिर कातिल श्रेयांशु तक पहुंचा कैसे? पुलिस अब तक क्राइम सीन से कुछ ऐसे क्लूज को इकट्ठा कर चुकी थी जो इस केस को और भी ज्यादा उलझा रहे थे। मोहल्ले के घर एक दूसरे के काफी करीब बने हुए थे तो मर्डर के वक्त अगर घर का जो डॉग है वो जोर जोर से भौंकता तो उसकी आवाज आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचती। लेकिन किसी भी पड़ोसी ने ऐसी कोई भी आवाज सुनने की बात नहीं कही। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली कि घर के अंदर कोई भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले और दूसरी कि घर के अंदर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था और तीसरी कि डॉग के भौंकने की आवाज, किसी भी अनजाने इंसान पर भौंकने की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। जब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देखा गया तो पुलिस को लगने लगा कि कातिल जो था वो घर और परिवार को पहले से जानता था। जब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देखा गया तो पुलिस को लगने लगा कि शायद कातिल कोई ऐसा इंसान था जिसे घर और परिवार पहले से जानता था। इसलिए पुलिस ने परिवार के मेंबर्स, रिश्तेदारों, दोस्तों और आसपास के लोगों की डिटेल इकट्ठा करना शुरू कर दी। कई फोन नंबर्स की जांच की गई और कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उन कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह से कुछ भी कोई खास क्लू नहीं मिला। अब पुलिस के पास बस एक ही रास्ता बचा था, सीसीटीवी फुटेज। उस एरिया में लगे कैमरास की रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखा गया। इन्वेस्टिगेटर्स बस ये देखना चाहते थे कि मर्डर के आसपास के वक्त कौन कौन लोग उस गली से या उस एरिया में गुजरे थे। तभी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक महिला नजर आई जो उस एरिया में आती जाती रहती थी। उस औरत ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। अब पुलिस को उस महिला को देखकर थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए उस महिला की पहचान करने के लिए पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाई। अब फुटेज देखने के बाद में श्रेयांशु की जो मां थी उन्होंने उस महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा ने उस फुटेज को देखने के बाद में उस महिला को देखते ही पहचान लिया। अब वो महिला कोई और नहीं बल्कि शांता की ही एक करीबी दोस्त निकली और उसका नाम था इशरत परवीन।
इशरत परवीन का शांता के घर में आना जाना लगा रहता था और यहाँ तक कि श्रेयांशु भी इशरत को अपनी मौसी कहकर बुलाता था। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स को ये शक हुआ कि शायद कहीं पंकज और इशरत के बीच में कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई। लेकिन कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिसमें पंकज या इशरत के बीच में कोई भी रिलेशन मिलता हो। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इशरत के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह को डिटेल में एनालाइज करना शुरू किया तो इन्वेस्टिगेशन ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस को पता चला कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन इशरत का फोन कई घंटों तक स्विच ऑफ था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक दोपहर के आसपास से लेकर रात तक इशरत का फोन बंद ही था। अब ये बात काफी अजीब थी क्योंकि इसी टाइम पीरियड के आसपास में क्राइम हुआ था। अब कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिला जिस पर इशरत रोज बात करती थी। कई बार वो कॉल्स देर रात तक चलती थी और उन कॉल्स पर घंटों तक बातें होती थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये जानने में लग गए कि आखिरकार ये नंबर किसका था। जब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि श्रेयांशु की मां शांता शर्मा का था। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इशरत और शांता के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी। कई बार तो उनकी बातचीत देर रात और घंटों तक चलती थी। अब ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने और भी ज्यादा डिटेल में उन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि दोनों काफी करीब थी और इशरत अक्सर शांता के घर पर जाया करती थी। मोहल्ले के लोगों को भी ऐसे लगता था कि इशरत और शांता के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती है। श्रेयांशु भी इशरत को अपनी मौसी बोलता था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस पूरी बातों को जोड़ रही थी वैसे वैसे कुछ ऐसे राज सामने आ रहे थे जो पहले किसी को नहीं पता थे। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने श्रेयांशु के फादर पंकज से भी डिटेल में पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पंकज ने बताया कि उसे शांता और इशरत की नजदीकियों के बारे में पहले से ही पता था। अब एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि शांता और इशरत दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन पंकज ने ये बात अपने बेटे और समाज के डर से छुपा कर रखी। अब देखिए यहाँ पर पुलिस के पास एक नया सिग्नल जरूर था, लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर शांता और इशरत के रिश्ते का एक 8 साल के बच्चे के मर्डर से क्या कनेक्शन था। अब देखिए मर्डर के वक्त इशरत का फोन स्विच ऑफ था और सीसीटीवी फुटेज में भी वो उस एरिया में नजर आई थी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए शांता और इशरत को दोनों को कस्टडी में ले लिया। अब इंटेरोगेशन के दौरान जब शांता से शक्ति से पूछताछ की गई तो फाइनली वो टूट गई। शांता ने खुद अपने मुंह से कबूल कर लिया कि उसने ही अपने बेटे की जान ली है और इशरत ने भी इन सब चीजों में उसकी मदद की थी। अब ये सारी बातें सुनते ही पुलिस हैरान रह गई क्योंकि एक माँ अपने ही 8 साल के बच्चे की कातिल निकली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक माँ ने अपने ही बेटे के साथ में इतना घिनौना काम क्यों किया। पुलिस के मुताबिक जब श्रेयांशु स्कूल से घर लौटा था तब श्रेयांशु ने अपनी मां और इशरत को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया था। श्रेयांशु की मां अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ में फिजिकली इस लेवल तक इन्वॉल्व थी कि उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि घर का मेन दरवाजा खुला हुआ है या फिर बंद है, और न ही उसने उस वक्त इस चीज पर ध्यान दिया कि श्रेयांशु के स्कूल से वापस घर आने का टाइम हो चुका है। सोचो एक 8 साल के बच्चे के लिए ये सारी चीजें देखना कितना ज्यादा शॉकिंग रहा होगा। अब एक तरफ तो श्रेयांशु समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन एक 8 साल का बच्चा करेगा भी तो क्या करेगा और क्या बोलेगा वो। अपनी ही माँ को ऐसी हालत में देखकर वो किस उलझन में था और क्या महसूस कर रहा था, ये सब कुछ सोच पाना भी मुश्किल है। अब उस दिन के बाद से ही श्रेयांशु अपनी माँ से बात बात पर झगड़ा करने लगा और वो अक्सर नाराज रहता था और परेशान रहता था। अब वही शांता को अंदर ही अंदर डर भी लगने लगा कि उसका खुद का बेटा ये सारी बातें किसी को ना बता दे। शांता को ये डर सताने लगा था कि अगर किसी वजह से भी सच बाहर आ गया तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी। पुलिस के मुताबिक इसी डर ने शांता को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फिर शांता और इशरत ने साथ में मिलकर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से पहले तो अपने बेटे का सर, उस छोटे से बच्चे का सर दीवार पर मारा, फिर उसका सर टेबल पर मारा। उसके बाद में एक भारी सी मूर्ति से श्रेयांशु के सर पर बार बार वार किया गया। और अभी यहाँ तक भी उनकी हैवानियत खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद में वो किचन में गई और वहां से एक चाकू लेकर आई। पुलिस के मुताबिक उसके बाद में श्रेयांशु की चाकू से नसें काट दी गई और इसके बाद में शांता और इशरत इंतजार करते रहे जब तक श्रेयांशु ने दम नहीं तोड़ दिया। अब देखिए सीसीटीवी फुटेज ने इन्वेस्टिगेटर्स को इशरत की मूवमेंट समझाने में काफी हेल्प की। पुलिस के मुताबिक जिस रास्ते से इशरत निकली थी उस रास्ते पर कैमरा लगा हुआ था, इसी वजह से इशरत सीसीटीवी फुटेज में आ गई थी। लेकिन शांता के साथ में ऐसा नहीं हुआ।
इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि शांता ने एक ऐसा रास्ता चूज किया जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और इसी वजह से जब ये सब कुछ करने के बाद में वो घर से निकली तो वो किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। पहली नजर में ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन असली ब्रेक थ्रू किसी और जगह से आया। जब पुलिस ने क्राइम सीन से जुड़ी हर एक बात को दोबारा से एनालाइज किया तब उनकी नजर घर के पेट डॉग पर गई। श्रेयांशु के घर का जो पेट डॉग था वो आमतौर पर हर किसी अनजाने आदमी को देखकर रिएक्ट करता था, भौंकता था, लेकिन मर्डर के वक्त उसके भौंकने की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब यहीं से पुलिस ने एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाला, अगर घर में कोई अजनबी इंसान घुसा होता तो डॉग के रिएक्ट करने की संभावना काफी ज्यादा होती। इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक कातिल कोई एक ऐसा इंसान था जिसको डॉग पहले से जानता था और जिसका घर के अंदर आना डॉग के लिए नॉर्मल बात थी। और इसी एक छोटे से क्लू ने पूरी इन्वेस्टिगेशन को घर के लोगों की तरफ मोड़ दिया। आज भी ये केस लोगों को सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि इस केस ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, क्या किसी राज को छुपाने की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए एक मासूम बच्चे की जान ले ली जाए। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।